करें शुरू हम लोग। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस यस सर। ओके। तो कल हम आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, उसके डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस की कल हमने बात की थी कि आर्टिकल 19 हमें क्या देता है। क्योंकि बेसिक जो फ्रीडम है हमारी, वो फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है हमारा आर्टिकल 19। तो ये आर्टिकल 19 हमें कुछ आज़ादी देता है, कुछ फ्रीडम देता है ताकि हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें। तो आर्टिकल 19(1) उसके सब सेक्शन ए से लेके जी तक, जिसमें एफ ओमिटेड है, ऑफ को डिलीट कर दिया गया है। स्पीच का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, असेंबल होने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, किसी भी प्रोफेशन को करने का अधिकार, व्यापार को करने का अधिकार, ये सभी अधिकार हमें 19(1) प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें कुछ राइडर्स भी हैं जो 19(2) से लेके 19(6) तक हैं, ठीक है, 19(3), 4, 5, 6 तक है। तो ये आर्टिकल हमारा 19 हो गया, जो हमें अलग अलग तरीके की आज़ादी देता है। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि जो ये राइट है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है। इस राइट के ऊपर, इस अधिकार के ऊपर सीमाएं हैं। तो ये सीमाओं से बंधा हुआ अधिकार है, उसको सीमित करता है। उसके बाद आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है वो हमें अधिकार देता है किसी भी प्रकार के कन्विक्शन, ठीक है, कुछ किस परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये अधिकार हमें आर्टिकल 20 देता है, ठीक है। तो किस किस तरीके की स्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या क्या हमारे पास प्रोटेक्शन है कि किस तरह से हम किस स्थितियों में हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20, तो इसके अनुसार 3 विशेष चीजें होती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो पोस्ट एक्स फैक्टो, ये शायद हमने पहले भी कभी डिस्कस किया होगा जरूर। डबल जियोपार्डी, और होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये 3 अधिकार इस आर्टिकल में हमें दिए गए हैं। ये 3 अधिकार, और इससे कभी कभी हम आर्टिकल 22 से कंफ्यूज करेंगे, वो हम बाद में चर्चा करते हैं। तो ये आर्टिकल 20 हमें 3 तरीके की आज़ादी, 3 तरीके के विशेष अधिकार देता है कि कोई भी अपराध होगा। तो पहली बात करते हैं पोस्ट एक्स फैक्टो। पोस्ट एक्स फैक्टो का मतलब क्या हुआ? मेरी सर आवाज ऐसा कोई भी लोग
सर ऐसा कोई भी लो जो मतलब किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, पर लेकिन उसके लिए लो बाद में बनाया गया है, तो उसके लिए उस आदमी को सजा नहीं दी जाएगी। हमें केवल सजा, इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि केवल कोई भी सजा, किसी को कोई पनिशमेंट देनी है, आपको किसी को अरेस्ट करना है, पनिश करना है, और अगर वो कोई कानून है आपके देश में, तो आप केवल पनिश तब कर सकते हो जब वहां पर उसके लिए कोई कानून हो। और कोई भी कानून बैक डेट से नहीं बनाया जा सकता, कोई भी कानून पीछे की डेट से, कि हम आज ये तय कर दें कि जिसने 2020 के बाद ये काम किया होगा उसको ये सजा दी जाएगी, ये नहीं कर सकते हम। तो हम नंबर एक, केवल कानून के अनुसार ही किसी को सजा दे सकते हैं। तो हमने रूल ऑफ लॉ में भी पढ़ा कि भाई अगर कोई कानून होगा तभी सजा दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए कोई सजा निर्धारित नहीं है, कानून है ही नहीं उसके लिए, कुछ कहता नहीं है कानून, तो उसके लिए किसी को सजा नहीं दी जा सकती। वो अपराध होना चाहिए और वो अपराध उस डेट को लागू होना चाहिए। तो किसी पुरानी डेट के बनाए गए कानून को बैक डेट करके, कानून बैक डेट करके भी बनाए जा सकते हैं, परंतु उनके लिए सजा नहीं दी जा सकती। ये अधिकार हमें आर्टिकल 20 में मिलता है। दूसरा अधिकार यहाँ जो मिलता है वो मिलता है डबल जियोपार्डी का। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ये इसका मतलब है डबल जियोपार्डी, किसी के भी दोहरी क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी इसमें हमें आजादी है, वो है सेल्फ इनक्रिमिनेशन की, कि हमको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता आपको मार पीट के किसी भी तरीके से कि आप अपने जुर्म को कन्फेस करो, अपने खिलाफ गवाही दो। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन खैर अलग चीज हुई। कन्फेशन का मतलब हुआ आप स्वेच्छा से अपना अधिकार स्वीकार करते हैं, वो एक स्थिति हो गई। परंतु ये स्थिति अगर कोई व्यक्ति को जबरदस्ती ये बाध्य किया जाए कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करो, तो उससे जबरदस्ती ये नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा किया जाएगा तो वो जो भी ये कन्फेशन है, जो अपराध की स्वीकृति है, ये स्वीकार कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 अधिकार है। कभी आपने ये बात को सुना है कि पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता? यस अगर सर। पुलिस आपको यस पकड़ सर। लेती है और आप अपना अपराध कहते हो कि उन्होंने पिटाई की, तो उसने कहा कि ठीक है जी हाँ मैंने किया, ये बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। तो जो कोर्ट ऑफ लॉ में जब वो जाएगा तब उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। पुलिस इसको गलत करती है कि वो जो कोर्ट ऑफ लॉ में जब पहुंचेगा, उस स्टेटमेंट, वो कागज जैसे कागज सफेद कागज पे लिखवा लेते हैं कि भाई लिख यहाँ पर कि जो है ये मैंने किया है, तो उस कन्फेशन की, उस अपराध स्वीकृति की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो अपराध वो कोर्ट ऑफ लॉ में स्वीकार करता है, वहां पर कहता है कि हाँ जी मैंने ये अपराध किया, तब तो उसकी वैल्यू है। परंतु अगर वो ये कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया और ये मेरे से जबरदस्ती कराया गया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये यहीं से वो ओरिजिनेट होता है, इसी बेसिक आर्टिकल 20 से यहाँ से ये फैक्ट पैदा होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम किसी भी तरीके से बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, अपने खिलाफ अपने अपराध की स्वीकृति करे। तो ये 3 कानून हैं जो हमें आर्टिकल 20 के अंदर मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। इसके बाद ये समझ आया आपको? अगर किसी का सवाल होगा तो पूछते जाना, वैसे बहुत जटिल नहीं है, और अगर कुछ सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा। अगला आर्टिकल इस में है वो है आर्टिकल 21। ठीक है,
आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें क्या बात कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक बेसिक प्रोटेक्शन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमको कोई भी किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, और जीवन के साथ साथ उसे पर्सनल लिबर्टी का, व्यक्तिगत आजादी का। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं वो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आपकी चॉइस है। आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, आप काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये सब आपकी व्यक्तिगत लिबर्टीज हैं, ठीक है। आप अपनी इच्छा से इनको कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 हमें यही कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो किसी व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में इन आजादियों से, किस चीज की आजादी है हमारे पास? जीवन की, अपना जो करना है वो करने की अपनी व्यक्तिगत आजादी है। परंतु कुछ परिस्थितियों में ये अधिकार अगर कानून के द्वारा कोई प्रोसीजर है तो उसके अनुसार इस राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सर एक वो आता है यूथेनेशिया का टर्म आता है, वो एक बार समझा दीजिए ना। वो अभी आ जाते हैं, तो यूथेनेसिया पर बाद में आते हैं, ठीक है। पहले इस आर्टिकल पैसिव और एक्टिव नहीं, इस उस पर बाद में आते हैं यूथेनेसिया पर यूथेनेसिया से पहले हम ये आर्टिकल 21 को खत्म करते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 21, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है क्या। इसको कंप्लीट कर देते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से। इसको हमें समझ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तारित आर्टिकल और सबसे ज्यादा यूपीएससी में पूछा गया आर्टिकल है, तो इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है कि होता क्या है ये। हम सबके पास एक जीवन का अधिकार है, ठीक है, जिंदा रहने का, अपनी बेसिक आजादियों के साथ जिंदा रहने का। पर क्या किसी परिस्थिति में यह अधिकार सीमित हो सकता है? कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है? रेयर केस में हो, रेयरेस्ट रेयर केस में हो सकता क्या कर सकते हैं? है, रेयरेस्ट रेयर केस में हो सकता है। जैसे उदाहरण बताओ। नहीं, रेयरेस्ट रेयर से ज्यादा है, ऐसा नहीं है, रेयरेस्ट तो बहुत हो गया। जैसे सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास जीवन का और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है तो हम किसी का जीवन ले कैसे सकते हैं? क्या किसी के पास जीवन लेने का अधिकार है? सर इसमें इच्छा मृत्यु का जो था इसमें आर्टिकल 21 से पहले और भी कई चीजें। इच्छा मृत्यु को इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, यूथेनेसिया को बाद में चलेंगे उस पर। उससे पहले मतलब जनरल समझ में क्या किसी आदमी को अधिकार है किसी के जीवन को लेने का? तो सर किसी के पास अधिकार नहीं है। हाँ, कोर्ट के पास है। कोर्ट के पास है, क्यों नहीं? कैपिटल पनिशमेंट है भाई हमारे देश में। अभी कैसे क्या बात कर रहे तुम? सबसे पहली बात, हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट है, तो जीवन लेने का अधिकार है किसी के पास। वो किसके पास है? कोर्ट के पास है। देयर इज अ लेड डाउन प्रोसीजर ऑफ लॉ कि कोर्ट किस किस परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में किसी का जीवन ले सकते। तो अगर वो उचित समझती है तो उसने एक सजाए मौत का प्रावधान रखा हुआ है जिसका अपना प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट से अप्रूव होता है, और अगर वो सारी जगह से नहीं हो पाता तो उसका जीवन, कैपिटल पनिशमेंट दिए जाने का, उसका जीवन छीन लिए जाने का अधिकार है। तो देयर इज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू डिप्राइव समवन ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। लाइफ को लिए जाने का भी अधिकार है इस हमारे देश में। दूसरा अधिकार,
अगर लाइफ लाइफ उनको हम केवल जिंदा रहने से आगे देखते हैं। यहाँ जो लाइफ का अधिकार है वो क्या है कि कोई एक आदमी है वो जीवित है, ये सफिशिएंट है। डिग्निटी भी होनी इस चाहिए। के साथ डिग्निटी के साथ। ऐसा नहीं कि हमने किसी को जिंदा जानवरों की तरह जिंदा रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, टॉर्चर करा हुआ है, ऐसा नहीं। उसकी डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। तो ये लाइफ का अधिकार का बहुत व्यापक अधिकार है। ये लाइफ केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है कि मैं जिंदा हूं, बस जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, उतना नहीं है। ये एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। इसीलिए ये अधिकार सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं। कम से कम अभी हम 30-40 वो देखेंगे कि किस किस जगह पर ये अधिकार को इस्तेमाल करके जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको व्यापक किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये लाइफ का अधिकार केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, ये एक डिग्निफाइड लाइफ का। ऐसा नहीं कि किसी आदमी को हमने मार पीट के बांध के उसे जानवरों की तरह रखा हुआ है, बस उसको किसी तरह खाना खिला देते हैं वो जिंदा है, तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हम वी आर नॉट डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज लाइफ। तो ये नहीं है। दूसरा, पर्सनल लिबर्टी, आजादी है। हर व्यक्ति को आजादी है घूमने फिरने की, आने जाने की, बोलने की। ये आजादी किस परिस्थिति में हमारी छिन जाती है? किसी परिस्थिति में छीन सकती इमरजेंसी जब लगता है। और इमरजेंसी ना हो, आज के समय में किसी की छीन सकती है। अरेस्ट, अरेस्ट किया है, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाना, क्या होता है? क्या वो गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति अपने आर्टिकल 19 के दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल किया कर सकता है? कहे कि नहीं, मुझे भी कहीं भी जाना है, मेरा मूवमेंट का अधिकार है, मेरा प्रोफेशन का नो अधिकार, सर। मेरा बोलने का, एक्सप्रेशन का अधिकार है? तो कोई अधिकार नहीं है। तो पर्सनल लिबर्टी से भी उसको डिप्राइव किया जा सकता है अंडर सिचुएशन। तो ये दोनों अधिकार हमारे कानून के सम्मत हैं कि कानून को अगर कानून अगर उसके लिए निर्धारित है तो किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वो सीमित कर सकता है, अन्यथा कोई और उसकी सीमित नहीं कर सकता। ये ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब कानून के अनुसार एक प्रक्रिया, एक ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हो, एक प्रक्रिया हो, स्थापित प्रक्रिया होनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मन ना आए व्यक्ति कल को कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर का इस आदमी को यहीं कहीं बिठा लो, इसे बंद कर दो जेल में, इसको यहाँ बंद कर दो, नहीं कर सकते। ठीक है, हम वो सब आएंगे। मान लो कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर लेता है, पकड़ के रख लेता है, तो क्या क्या उस पर एक्शन हो सकते हैं। जैसे मतलब अगर किसी को आपने पकड़ लिया, कोर्ट उसके लिए एक रिट इशू कर सकता है, हीबस कॉर्पस की रिट इशू कर सकता है, भाई उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, क्यों पकड़ा गया उसको। ठीक है, कोई प्राइवेट व्यक्ति या पुलिस भी कभी कभी पकड़ लेती है, तो हीबस कॉर्पस का की रिट जारी करता है कि तुरंत उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो ये अधिकार हमें आर्टिकल 21 में मिलता है। तो आर्टिकल 21 हमें अधिकार किस चीज का दे रहा है? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। ठीक है, जीवन जीने का और लिबर्टी का, जो आजादी हमें मिली है उसके साथ डिग्निफाइड लाइफ का। अब सवाल अगला ये उठता है कि यहाँ ये जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, जिसे कोर्ट ले भी सकता है, इसको ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होगा? ठीक है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेनका गांधी केस में ये कहा गया था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वही जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहलाएगा, इसका यही मतलब है। और यहाँ पर लाइफ को कोर्ट ने अपने कई सारे केसेस में इस बात की व्याख्या की है कि लाइफ का अधिकार केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। इसमें सबसे पहला अधिकार है डिग्निटी के साथ डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार, क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार, हमारे पास साफ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार है,
सुप्रीम कोर्ट का एक वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये काम कैसे करती है सुप्रीम कोर्ट? कभी की सारी फैक्ट्रियां बंद कर देता है, कभी कुछ और कर देता है। बसेस दिल्ली के अंदर में बंद कर दी, क्यों बंद कर दी, कैसे बंद कर दी कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने था, दिल्ली हाई कोर्ट ने सर 99 में जितनी प्राइवेट बसेस चल रही थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे चल रहा था, उसको कहा कि इस सबको बंद किया जाए। तो ऐसा किस सर क्योंकि वो पॉल्यूशन ज्यादा कर रही थी। लाइफ को थ्रेटन कर रही थी क्या है भाई एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार का काम है, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो देखेगी। इसमें कोर्ट कहाँ से आ गया? बिकॉज राइट टू लाइफ है इसलिए। इसमें कैसा राइट टू लाइफ है? तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना, इसलिए तो कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसा गाइड। मेरे सवाल को थोड़ा सा क्लियर करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, सवाल क्या है? एनवायरनमेंट का। गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं। अगर गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं तो सर executive उनके अगेंस्ट सजा ले, ठीक है, उनका संज्ञान ले, उनको गाड़ियों को बंद करे। ये और ये एग्जीक्यूटिव का फैसला। इसमें जुडिशरी कहाँ से पिक्चर में आई और क्यों आई? बोलो। क्योंकि वो राइट टू सर लाइफ कि के अगेंस्ट है। कैसे राइट यस टू सर, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है ना। लाइफ? ठीक है, और थोड़ा सा बोलो। इसमें बोला गया है कि स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर सकती है। हम्म, ये अधिकार केवल ये नहीं है कि गाड़ियों की बात नहीं है, ये एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारे सांस लेने के अधिकार से जुड़ा हुआ अधिकार है, ठीक है। तो कोई समझदार आदमी कोर्ट पहुंच गया ये कहते हुए कि जी ये ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव कुछ एक्शन नहीं लेती, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, परंतु भाई मेरे को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है, ठीक। अब ये मेरे अधिकार को, ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये मेरे अधिकार को सीमित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक बात है, ठीक, कि हर व्यक्ति को अधिकार है, ना केवल जीवन। अब जैसे हम का टॉर्चर है, तो ये टॉर्चर तो वैसा टॉर्चर तो नहीं है जैसा 3D टॉर्चर, 3rd डिग्री तो नहीं है, पर है तो ये भी एक टॉर्चर ही। आप किसी व्यक्ति को बाध्य कर रहे हो धुएं में सांस लेने के लिए, तो ये एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है टॉर्चर के लिए। किसी को धुएं में सांस लेने के लिए बाध्य करो, तो सांस नहीं आएगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो साफ हवा में सांस लेने का अधिकार हम सबका अधिकार है, और ये अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है इस राइट टू लाइफ का, तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, ये नथिंग सेइंग, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आप निजी जीवन में क्या करते हैं, ठीक है, इसमें सरकार कोई दखल नहीं करेगी, ये सरकार को करना चाहिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप चलाते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सारी चीज करते हैं, तो इसमें सरकार का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, स्टेट का वो होना चाहिए इंटरवेंशन। अगर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, होना चाहिए। भाई लोग अपने घर में बैठ के बम बना रहे हैं, लेट्स अज्यूम, पुलिस किसी के घर में घुस जाए और कहेगी कि हमारे पास खबर है कि आप बम बना रहे हो, तब सर ये नेशनल सिक्योरिटी के बात पे आ जाएगा, तो फिर वो तो प्राइवेसी नहीं रहा ना। हम्म अगर पुलिस क्या है कि चलो सबके फोन टैप कर लेते हैं, फोन टैपिंग कर लेते हैं, क्या परेशानी है उसमें? तुम्हें क्या परेशानी है? हम लोग ये कहें लेट्स स्टार्ट फोन टैपिंग, ये अगेंस्ट है राइट टू प्राइवेसी के, क्यों? यस सर। सर ये साइबर सिक्योरिटी के क्योंकि ये मामले पे आ रीजनेबल जाएगा। नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताओ ना भाई, अगर अगर आपको किसी का फोन टैप करने लग जाऊं तो परेशानी क्या है लोगों को? भाई आपको क्या दिक्कत है? अगर मैं किसी की सरकारी कहे, पुलिस ये कहे कि हम सबकी बात सुनेंगे, या सब क्या इंटरनेट पर देख रहे हो ये सब देखेंगे, तो इसमें दिक्कत है क्या कोई किसी को? हम आप किससे बात करते हो,
किससे मिलते हो, इस पर अगर नजर रखी जाए तो इसमें परेशानी क्या है भाई? अगर आप बम बनाने या किसी गैर कानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व हो तब तो सब पुलिस आपको पकड़ेगी। अगर किसी आप गैर कानूनी गतिविधि को नहीं कर रहे हो तो पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती है। आप कोई गैर कानूनी काम कर ही क्यों रहे हो, आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो जो आपत्तिजनक हो, या कोई आप ऐसा काम या कोई भी चीज ऐसी कर क्यों रहे हो? तो अगर सरकार ऐसे में देखे तो क्या परेशानी क्यों है? अच्छा चलिए इस सवाल को ऐसे करते हैं, माँ बाप को लेते हैं, ठीक है? मम्मी पापा स्टेट है, आप लोग में से काफी सारे उस एज ग्रुप में हो, तो लेट्स एज्यूम मदर फादर आर स्टेट, और वो कहेंगे भाई तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, हम उस पर ध्यान रखना चाहते हैं, तुम ऐसे लोगों से मिलते क्यों हो जिनसे तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, ऐसा काम करते क्यों हो? तो अगर वो ये करना चाहे तो इसमें कुछ गलत है क्या? सही है? नहीं वो आपके ऊपर स्पाई लगा दिया जाए, या आपके फोन में एक वो डाल दिया जाए कि आप किसी से भी बात कर रहे हो। ऐसे ऐप आते हैं वैसे भाई साहब, ऐसे ऐप आते हैं कि आप जिससे भी बात करोगे, जिसको भी फोन करोगे, वो आपकी मॉनिटरिंग हो सकती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। सर सुप्रीम कोर्ट का वो आया था कि प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट। ओके, हाँ, तो खाली यहाँ तक नहीं है, जो जैसे अपराध है, ठीक है, अपराध के बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं जहां आपकी और स्टेट की सहमति ना हो, जो कि अपराध ना हो, परंतु फिर भी वहां एक बॉर्डर लाइन खड़ी हो सकती है भाई। जैसे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क हो सकता है। आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं पर आपके मम्मी पापा को पसंद नहीं है, ठीक है, आपको अपने दोस्त ठीक लगते हैं, उनको ठीक नहीं लगते हैं, दोनों का अपना अपना मत है, परंतु उसमें कोई लॉ का ब्रीच नहीं है। और सामान्य सिचुएशन में ऐसे भी सभी का अपनी एक निजता का अधिकार है। तो ये जो निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार है, ये हमें आर्टिकल 21 से मिलता है, जो हमें ये बताता है कि हाँ, हमारे पास निजता का अधिकार है, क्योंकि ये हमारे लाइफ के अधिकार से जुड़ा हुआ अधिकार है। तो ये सभी अधिकार ऐसे हैं, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो भी इसके साथ जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21A में, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप, हमारा जो है स्टेट ने आपको अधिकार दिया है कि हर बच्चे को, अब राइट टू एजुकेशन कैसे राइट टू लाइफ बन सकता है? क्यों है राइट टू लाइफ? बोलिए, राइट टू एजुकेशन क्यों हमारा राइट टू लाइफ है? इसमें क्या अधिकार किसी का प्रभावित होता है? भारती, बताओ भाई। चंदन, कोई बोलना चाहेगा इसमें? आज सब लोग बहुत सुस्त हैं। इसमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो इसको अगर शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे तो ये न चाहते हुए भी अपने अधिकार के बारे में जान ही नहीं पाएगा कि मेरा अधिकार क्या है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा, अगर शिक्षा से वंचित कर देंगे तो अपने आप ही अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा, बहुत सारे अधिकारों से। सर हम सोशली एंड इकोनॉमिकली पीछे रह जाएंगे। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही दीपक ने कि हमें अधिकार, मतलब जो एक अपने अधिकारों को के लिए जानने के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है।
तो जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो बेसिक एजुकेशन नहीं होगी, कोई व्यक्ति अनपढ़ है, उसको कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसके साथ क्या होता है, कोई भी आदमी उसे कुछ भी आके बता देता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ, कोई उस पर अंगूठा लगवा लेता है सफेद कागज पे, बेचारा लगा देता है। उसे ये नहीं पता कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। हो सकता है जो चीज लिखी हुई है उसी के खिलाफ लिखी हो सकता है उसकी धन संपत्ति कोई अपने नाम लिखवा ले, वो बेचारा अंगूठा लगा देता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक बेसिक शिक्षा नहीं होती, तो वो बेसिक शिक्षा के बिना जो जीवन है, जो समुचित जीवन है, उसको जीने में, डिग्निफाइड लाइफ को जीने में वो फेल करता है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हर बच्चे को, हर प्रत्येक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो एजुकेशन फ्री है, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी, राज्य देगा, और वो कंपलसरी एजुकेशन होगी। ऐसा नहीं कि ऑप्शन भी नहीं है, पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन नहीं कि हम नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को। कुछ समय पहले तक ये आइडिया था, बहुत बार पेरेंट्स कहते थे कि नहीं हमें नहीं पढ़ाने अपने बच्चों को या लड़कियों को नहीं पढ़ाना। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि आप उनको शिक्षा से डिप्राइव नहीं कर सकते। शिक्षा से जब डिप्राइव कर रहे हो तो आप उनको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर रहे हो। तो ये किसी के पास अधिकार नहीं है, उसके पेरेंट्स के पास भी अधिकार नहीं है कि वो उसको शिक्षा से डिप्राइव करे, अच्छी लाइफ से, अच्छे जीवन से डिप्राइव करे। इसी तरीके के बहुत सारे अधिकार हैं जो इसके अंदर में विस्तृत किए गए हैं, जैसे कानूनी सहायता का अधिकार, वो भी राइट टू लाइफ के अंदर है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, आज के समय में अगर आप ध्यान देंगे तो हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। पहले के समय में हथकड़ी, आप पुरानी फिल्मों में भी देखेंगे तो हथकड़ी लगाने का एक वो था अधिकार, मतलब पुलिस लेके जाती थी, अरेस्ट करती थी तो हथकड़ी लगा के ले जाती थी, अब नहीं ले जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ये भी एक अधिकार है मिला, भाई हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। अंडर ट्रायल्स के लिए बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में अरेस्ट हैं, परंतु अभी उनके केस पर कोई सजा नहीं सुनाई गई है, केवल पुलिस ने एक केस लगाया है और उसके कारण वो अरेस्ट है। तो उनके अपने अधिकार हैं। विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब हमने किसी को जेल में डाल दिया है, किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया है, अब इवन किसी अरेस्टेड पर्सन को भी हमें टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है, उसका शोषण करने का अधिकार हमें जेल के अंदर भी नहीं है। जो जेल के अंदर भी आदमी मौजूद है उसके पास भी कुछ अपने बुनियादी अधिकार मौजूद हैं। तो ऐसे जैसे सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक फांसी नहीं दी जाएगी, ये भी हमारा राइट टू लाइफ है। तो इस प्रकार के अधिकार हमारे इस आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। अब हमारा ये इसी आर्टिकल की एक व्याख्या है, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A जो कि 86वें अमेंडमेंट के 86th अमेंडमेंट के जरिए से इसको इंसर्ट किया गया, पहले ये नहीं होता था, बाद में इसको इंसर्ट किया गया। तो 86वें अमेंडमेंट के जरिए हर बच्चे के पास अभी अधिकार है कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, जो राज्य के द्वारा उसको दी जाएगी। अब आपके, हाँ जी, जैसे आपने कहा हथकड़ी का अधिकार, तो अभी हाँ, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डेली 5-6 केसेस आते हैं मेडिकल के लिए, ओके, सेकंड में आ जाते हैं, उनको बाकायदे हथकड़ी लगा के लेके आते हैं। आज भी ऐसे आज भी है वैसे हथकड़ी विरुद्ध अधिकार है। अंडर ट्रायल को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। सर रस्सी भी बांध के लेके आते हैं। रस्सी को इसीलिए बांध देते हैं ना क्योंकि वो हथकड़ी नहीं है। रस्सी से बांधने का काम पुलिस इसीलिए कर लेती है क्योंकि वो हथकड़ी नहीं है। तो पुलिस ये कहेगी ना जी हमने रस्सी, हथकड़ी नहीं बांधी थी, हमने रस्सी बांधी थी। आपने लॉ में यही वो होता है ना भाई, लॉ का इंटरप्रिटेशन है। कानून जज ने कहा कि भाई ये हथकड़ी, हथकड़ी लगाने का बेसिक आइडिया, प्रॉब्लम क्या है हथकड़ी लगाने में?
हथकड़ी लगाने में बेसिक प्रॉब्लम है कि आप किसी आदमी को जब हथकड़ी लगा के ले जाते हैं तो पब्लिक में ऐसा दिखाई देता है कि भाई इस आदमी ने, जनरली पुलिस पहले क्या करती थी कि किसी को भी जैसे अरेस्ट किया तो उसकी पब्लिक परेड भी कराती थी, साथ साथ चुपचाप नहीं लेके जाती थी, उसको उसके मोहल्ले में घुमाती थी, मतलब बाकायदा उसको पूरे मोहल्ले में से होते हुए लेके जाते थे, तो जिससे पूरा जो भी उसका जहाँ जो उसका घर है, जिसका जहाँ की रिहाइश है, जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, भाई हम सबसे ज्यादा अपने गांव घर मोहल्ले के लोगों से ही जानते हैं। बाहर अब मैं कहीं पर कुछ भी होता रहे, ठीक है, आपका तमिलनाडु में कुछ हो आपको कोई फर्क नहीं है, वहां पे आपको कोई गाली दे दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है इसने तमिल में क्या बोला मुझे क्या समझ आया और मेरे को यहाँ कौन जानता है। परंतु अगर वही चीज वही घटना आपके घर के पास आपके समुदाय के लोगों के सामने होती है तो आप बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील करते हो, क्योंकि वो आपका ग्रुप है, उसके सामने आपकी एक इमेज आपकी पर्सनैलिटी है उन सबके सामने, तो वो कोई एक शब्द कह के आपकी उस पर्सनैलिटी को ध्वस्त कर सकता है। तो वही काम पुलिस करती थी कि उस तरीके से सरेआम ले जाकर उस व्यक्ति को, क्योंकि अभी वो अरेस्ट किया है तब वो अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर एक अपराध बस पुलिस ने लगाया है। अरेस्ट करने का जो मतलब होता है, जब अरेस्ट करती है पुलिस किसी एफआईआर के बाद, तो वो अंडर ट्रायल है, अभी उसके ऊपर केस चलना बाकी है और उसके बाद ये तय होगा कि क्या उसने एक्चुअल में वो अपराध किया था या नहीं किया था। कोर्ट ये तय करेगा, पुलिस ये तय नहीं कर सकती। परंतु पुलिस क्या करती है, उसका जो सामाजिक वो उसकी प्रतिष्ठा को भारी चोट पहुंचाती है, इसके कारण इस चीज को रोक दिया गया था। परंतु अब को ऑर्डर में लिखा गया होगा कि भाई हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, तो पुलिस का उसका काउंटर ये कर लेगी कि भाई हम तो हथकड़ी नहीं ले गए थे, हम तो रस्सी से बांध के ले गए थे। तो इस तरह की पुलिस के अपने कुछ बेसिक प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इशू ये आता है पुलिस को कि बहुत बार लोग भाग जाते हैं, जैसे ये मेडिकल वाला जो बता रहे हैं कि डॉक्टरी कौन कराना उसका जरूरी है, किसी भी मरीज का किसी भी अंडर ट्रायल की डॉक्टरी कराना जरूरी होता है, और या कोर्ट में ले जाना उसको जरूरी होता है। अब जब आप उसे कोर्ट में लेके जाओगे तब जो है वो भाग जाते हैं या मेडिकल के दौरान भाग जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, तो ऐसे में वो एक दूसरा चैलेंज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। तो दोनों तरीके के पक्ष हैं इसके, पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अधिकार दिया है कि नहीं, हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और किसी ने यहाँ सवाल, हम चंद्रा का शायद सवाल था, यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, अब ये क्या चीज होती है, यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु? बताओ आप लोग, कौन बताएगा? कोई व्यक्ति मरना चाहे, अपनी इच्छा से मरना चाहे, उसे यूथनेसिया कहेंगे, इच्छा मृत्यु कहेंगे। तो मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपके पास एक बहुत सिक मरीज है और वो कहता है कि जी मैं मरना चाहता हूँ, आप उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, तो क्या होगा? सर यही तो एक जैन में एक फिलोसॉफी है ना संलेखना का, तो वो भी तो इसके अगेंस्ट है ना। किसके अगेंस्ट? ये यूथनेशिया। संलेखना एक प्रोसेस होता है ना जिसमें वो लोग भूखे रह के अपना देह त्याग कर देते हैं। संलेखन, ओके ओके, जैन उसमें, हाँ संलेखन, Yes. उस पर ये हाँ संलेखना, बिल्कुल जैन जो एक ट्रेडिशन होता है। तो इच्छा मृत्यु अगर कोई मरना चाहता है, या चलो इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई सुसाइड करना चाहता है, कहता है जी मेरे को सुसाइड करनी है, तो क्या करोगे उसका? इंडिया के सुसाइड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सुसाइड करने से जो मर गया तो ठीक है, और बच गया तो क्या होगा? जेल जाएगा।
क्योंकि हमारा आर्टिकल भी तो यही कह रहा है ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आप खुद को भी अपने जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इसकी परिभाषा ये भी मिलती है। कोई डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है किसी दूसरे मरीज को, ठीक है, और वो मरीज एग्री करता है कि नहीं मेरे को मरना है, मैं नहीं जिंदा, डॉक्टर को भी पता है कि ये जिंदा नहीं, तो वो दोनों कह देंगे ठीक है मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ। दिस विल अमाउंट टू, आज की तारीख में डॉक्टर ने गुड फेथ में किसी को इंजेक्शन लगा दी कि ठीक है तुम, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी है, मैं तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने में तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। इट विल अमाउंट टू मर्डर। सर वायलेशन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ ऑफ अरे डॉक्टर। वो सब छोड़ दे, मर्डर है, वो तो बहुत छोटी चीज है। वायलेशन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ पे कुछ नहीं हो सकता, बट इट इज 307 302 302 होती है ना, हाँ, ये मर्डर है। विलफुली आप किसी को, डॉक्टर जानते बूझते हुए किसी को मार रहा है, ठीक है, 302 यही होता है ना, तो ये यस सर। चार्ज लगेगा उसके ऊपर, होमिसाइड वाला ही चार्ज लगेगा। भाई तुमने किसी को मारा है, विलफुली मारा है, वो मरना चाहता था, उसके पास चॉइस नहीं है, कोई चाहे भी तो भी उसके पास इच्छा मृत्यु का राइट नहीं है। ऐसी सुसाइड में भी ये वो है। बट ये बेसिकली कुछ एक सोशल इश्यूज हैं जो हमारे समाज में आज भी डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा काउंटर साइड ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा जीवन, ठीक है, अब दूसरी तरफ वो ये भी कहता है ना, डिग्निफाइड जीवन, मेरे पास जीवन तो है पर वो इतना ज्यादा कष्टकर जीवन है कि मैं उसे नहीं जीना चाहता हूँ, मैं किसी भी वजह से नहीं जीना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ये समाज के लिए एक डिबेट है, हमारी सोसाइटी के लिए। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है यूथेनेशिया से संबंधित, परंतु विदेशों में इससे संबंधित, इच्छा मृत्यु से संबंधित अलग अलग नियम है। कुछ देशों में इच्छा मृत्यु परमिटेड है। इच्छा मृत्यु भी दो तरीके की हो सकती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया होता है जिसमें आप उसको एक्टिवली डेथ में हेल्प करते हो। पैसिव होता है जो आप सपोर्ट सिस्टम, एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम में उसको विड्रॉ कर लेते हो। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोमा में है। अब जो कोमा में व्यक्ति होता है, कोमा अगर आप लोग समझते होंगे कि उसकी जो फैकल्टीज हैं, जो ब्रेन है, जो उसका हार्ट है, रेस्पिरेशन है, जो उसके क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, वो कोमा में चले जाते हैं, ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो उनको बाहरी तरीके से, बाहर से हम ताकत लगा के चलाते हैं, उनके हार्ट को चलाते हैं, फेफड़ों को, उसको सांस भरते हैं, ताकि उनके शरीर के अंदर वो खून का दौरा बना रहे। जब खून का दवाइयों के जरिए से उनके किडनी को, बाकी ऑर्गन्स को चलाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जरूरी होता है कि भाई हम उसके उस एक्यूट फेज को पार निकलें, जब वो आदमी बहुत उसके ऑर्गन बहुत क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे वो रिवर्ट भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि रिवर्ट नहीं करते, कभी कभी वो रिवर्ट भी कर जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं और व्यक्ति कोमा से बाहर भी आ जाता है। तो कोमा भी एक ऐसी स्थिति है। अगर कोमा के अंदर कोई मरीज है और उस मरीज के ये सब दवाइयां और जो वेंटिलेटर हटा दिया जाए, तो वो बहुत थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं चल पाएगा, क्योंकि अपने से उसके शरीर के जो ऑर्गन्स है उनको, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी की किसी भी कारण से नहीं बची है। तो एक तरीके का तो यूथेनेसिया ये हो सकता है कि जिसमें हम लाइफ सपोर्ट को हटा दें और उसके जीवन को नेचुरल उस पर छोड़ दें। तो इस तरीके की यूथेनेसिया को हम पैसिव यूथेनेसिया बोलते हैं। एक्टिव यूथेनेसिया होता है जिसमें कि कोई एक ऐसा मरीज है जो ठीक है, मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है या किसी और ऐसी बीमारी का पेशेंट है, जिसमें दो चीजें हैं। एक, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको पता है, डॉक्टर ने उसे कह दिया कि भाई तुम 3 महीने 6 महीने तक ही सरवाइव करोगे, उससे ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाओगे। दूसरा, वो जो उसका जीवन है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। कई सारी ऐसे रोग हैं जिनमें बहुत कष्ट भी है।
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? परंतु उसको कोई अभी लाइफ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या उसके जीवन को खत्म कर दिया जाना ठीक है? ये आज समाज के सामने, मतलब आज की सोसाइटी के सामने में एक बड़ा डिबेट है। और कुछ देश इसको अलाउ करते हैं, पैसिव यूथेनेसिया को। एक आध देश है शायद जहां पर एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड है, कुछ देशों में पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है। हमारे देश में ना एक्टिव ना पैसिव किसी भी तरीके का यूथेनेसिया आज की तारीख में अलाउड नहीं है। सर कोर्ट ने तो पैसिव यूथेनेसिया को बताया ना, इजाजत दी है उसको। इजाजत दी है किस केस में? ये सर पता नहीं, मेरे पास एक बुक था उसमें लिखा था कि कोर्ट ने जो है सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया को वो दी है, इजाजत दी है। भारत की कोर्ट में? मुझे किसी, आप अगर मुझे एग्जैक्ट केस बताएं तो फिर तब मैं आगे बात कर पाऊंगा। वैसे मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी भारत के अंदर में ना तो एक्टिव ना पैसिव यूथेनेसिया की परमिशन दी गई हो, मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है दी गई हो। परंतु ना तो इस संबंध में कोई कानून है और ना ही इस संबंध में कोई ऐसा प्रेसिडेंट अभी मेरे संज्ञान में कम से कम नहीं है। विदेशों में ऐसे कई उदाहरण है, कानून भी है इससे संबंधित, ठीक है। तो जो विकसित देश हैं उनमें कुछ देशों में ये अधिकार मौजूद है। तो एक तो ये यहाँ पर ये आर्टिकल 21 से संबंधित एक ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा सुसाइड से संबंधित हो गया। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सुसाइड क्या है। सुसाइड इज अ डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ बाय अ पर्सन ऑफ हिज ओन लाइफ। अपने जीवन को वो खुद से खत्म करना चाहता है। पर हमारा कोर्ट एक तरीके से हम ये भी कहते हैं कि भाई जीवन आपका अपना नहीं होता है। जीवन भी आपका जीवन भी सामूहिक जीवन है। आप अपने लिए नहीं जीते, आप सबके लिए जीते हैं। हमारी कॉमन फिलॉसफी में भी ये है कि आप अपने परिवार के लिए जीते हैं, आप समाज के लिए जीते हैं। तो आप अपने तरीके से अपने जीवन को अपनी इच्छा से खत्म भी नहीं कर सकते। और सुसाइड में एक ना एक मन स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल है। आपकी आज मन स्थिति अच्छी नहीं है, एग्जाम पास नहीं हुआ, कुछ और हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो अधिकांशतः सुसाइड के कारण बहुत ही फजी से होते हैं कि बस वो टेम्परेरी होते हैं। थोड़े समय बाद आपको लगेगा अरे यार मैं क्या सोच रहा था, कैसी बातें सोच रहा था। बट ऐसा होता है आप डिप्रेशन के फेज में। तो ये दोनों कारणों से भी सुसाइड को भी में भी यही सवाल आता है कि क्या किसी भी व्यक्ति के पास अपना जीवन ले लेने का भी अधिकार नहीं है। इसमें एक पॉलिटिकल डिबेट भी है इस इशू पर, जो चंद्रा ने हाईलाइट किया कि हमारे देश में जैन सिस्टम है। तो जैन सिस्टम में एक उनकी अपनी पद्धति है, उनके सेंटहुड में उनके संत होते हैं। जैन जो संत होते हैं उनमें से कुछ जैन संत जो है अपने जीवन को अपने आप खत्म करते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है और उसको संलेखन बोला जाता है, जो कि हाईली रिस्पेक्टेड है। इट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस जिसको संलेखना बोला जाता है। तो ये संलेखना, इस पर भी डिस्प्यूट है कि भाई ये संलेखना सही है गलत है। किसी एक व्यक्ति को सेंट के बनने के लिए भी क्या अपने जीवन को ले लेने का अधिकार है? तो ये एक और बहस हमारे समाज में है इस आर्टिकल 21 से संबंधित। तो आर्टिकल 21 हमारे लिए कई मायनों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से है, क्योंकि ये वो मूल अधिकार है जिसके कारण बाकी सभी अधिकार भी काम करते हैं। रूल ऑफ लॉ तो तब काम करेगा, अनटचेबिलिटी तब काम करेगी जब आप जीवित होंगे। तो आर्टिकल 21 बेसिकली हमारे बेसिक जीवन का, हमारे जीवन, बुनियादी जीवन का के सर्वाइवल का मुख्य पहलू है आर्टिकल 21 हमारा, ठीक है। और ये यूपीएससी में भी सबसे ज्यादा आया हुआ सवाल है आर्टिकल 21 पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विस्तारित वो है। तो बहुत बार ये सब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट टू प्राइवेसी कहाँ पर है, फलाना राइट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा विस्तारित कौन सा आर्टिकल है। तो ये सब का आंसर एक ही है, वो है आर्टिकल 21। इसके बाद अगला आर्टिकल जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है आर्टिकल 22, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम से संबंधित। तो हमने फ्रीडम से संबंधित 4 आर्टिकल पढ़े, 19 से लेके 22 तक, जो हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं देते हैं।
पहला हमें बोलने एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देता है, दूसरा हमें कुछ विशेष परिस्थिति ना बोलने का कि भाई आपको कन्फेस नहीं करना है, आपके खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा, वो आर्टिकल 20 है। 21 हमें जीवन की और पर्सनल लिबर्टी की का अधिकार देता है। और 22 क्या अधिकार देता है? 22 नंबर 1 हमें अधिकार देता है कि हमारी किसी भी आदमी को बिना कारण, हमने ऊपर पढ़ा कि बिना कारण उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 के अंदर हमने ये पढ़ा, नहीं आर्टिकल 21 में हमने ये पढ़ा कि किसी की पर्सनल लिबर्टी को पुलिस अफेक्ट नहीं कर सकती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वो कर सकती है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां ड्यू प्रोसीजर लेड डाउन है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून सम्मत प्रक्रिया है, उस पर भी कुछ सीमाएं हैं। उसमें सीमाएं क्या क्या हैं? उसमें एक सीमा ये है कि व्यक्ति को, आपको गिरफ्तार करने से पहले से सूचित करना होगा। ठीक है, इसका भाग ए है और उसका वन का ए है, जो ए का 1 है, जो कहता है कि हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब आप किसी को अरेस्ट करोगे, किसी को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, तो सबसे पहले उसे क्या जानने का अधिकार होगा? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप क्या है। ठीक है, तो ये उसको अवश्य रूप से बताया जाएगा। फिर उसे लीगल कंसल्टेशन का अधिकार होगा, उसे कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर वो वकील को बुलाना चाहता है, वकील की सलाह लेना चाहता है, तो लीगल राइट्स, क्योंकि हो सकता है भाई एक आम आदमी को ना पता हो आर्टिकल 20 क्या है, 22 क्या है, क्या क्या उसके ऊपर अधिकार हैं, क्या क्या उसको मिल सकता है, उसको बेल लेने का अधिकार है या नहीं है, तो उसको ये जानने का, उसको कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार होगा और अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार होगा। फिर उसके बाद उसके पास अधिकार है कि उसको किसी ना किसी, पुलिस को उसे जज के सामने, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसको दंड देने का अधिकार हो, उस मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना। 24 आवर्स है ना? हाँ, 24 आवर्स में, अरेस्ट के 24 घंटों में उसे जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये भी वो एक आवश्यक अधिकार है। ऐसा नहीं कि पुलिस उसे ले जाकर 15 दिन बंद करा, 2 हफ्ता भर बंद किया, उसे विद इन 24 आवर्स। और ये लिमिट भी इसलिए रखी गई कि उसमें ट्रेवलिंग का हो सकता है, और इसमें ट्रेवल टाइम इंक्लूडेड है। ठीक है, हो सकता है आप दूर दराज के एक गांव देहात कस्बे में हैं और वहां से जज साहब कोई दूर बैठते हैं, जिले में बैठते हैं, तो जिले से तक आने जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो वहां पर वो 24 घंटे में वो समय भी इंक्लूड किया गया है कि आपको 24 घंटे के भीतर ही जो है उसके सामने प्रस्तुत करना है। तो ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद दो चीज और हैं कि हमारी जो अरेस्ट होंगी, वो अरेस्ट 2 तरीके की हो सकती हैं। अरेस्ट को वैसे जो कानूनी भाषा में डिटेंशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिटेंशन। तो डिटेंशन 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन होती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी को सजा सुनाई गई है, तो उसको डिटेन किया जा रहा है सजा के मार्फत। सजा मिलने के कारण उसको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को 3 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी है, तो अब उसे सजा पूरी करने के लिए 3 साल जेल के अंदर काटने होंगे। तो ये 3 साल जो हैं, ये उसके कौन से वाले हैं? प्यूनिटिव। ठीक है, ये उसे सजा मिलने के कारण, ये जो गिरफ्तारी है उसकी, जो उसके अधिकारों का हनन है, पर्सनल लिबर्टी की सीमा है, वो किस कारण हो रही है? क्यों कर रहे हैं हम उसे? प्यूनिटिव कारण से। ठीक है, परंतु एक और प्रावधान भी है कानून के अंदर में, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन।
कभी कभी हम किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर लेते हैं। ऐसा कब कब कर सकते हैं हम? प्रिवेंटिव डिटेंशन कब कर सकते हैं? सर जब किसी के लाइफ पे कोई बात आए तो। और जब हमें लगता है कि वो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को नेशनल मतलब खराब करने वाला है। सही है। तो अच्छा बताओ, इनमें से कौन सी गिरफ्तारी ज्यादा होती है दोनों में से? कौन सी गिरफ्तारी सही है? पहले तो ये बात करते हैं, कौन सी गिरफ्तारी उचित है, कौन सी अनुचित है? प्यूनिटिव उचित है और उचित है। प्रिवेंटिव उचित नहीं है भाई। हम प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए और कम से कम लंबी सजा तो आपको नहीं देनी चाहिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन गलत है, मतलब ओवरऑल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रिवेंशन का मैकेनिज्म है, ठीक है, कि लॉ एंड ऑर्डर की हमें कोई सिचुएशन लग रही है, कुछ और तरीके की हमें सिचुएशन लग रही है, कोई आदमी पर शक है, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की स्थिति होती है। प्यूनिटिव डिटेंशन ठीक है, किसी आदमी ने अपराध किया, वो अपराध ऊपर सही तरीके से जांच हुई और वो जांच जज के समक्ष रखी गई और जज साहब ने कहा कि हाँ ये अपराध साबित होता है, इनको सजा दी जाए, वो प्यूनिटिव डिटेंशन हो गई। तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो सही है, परंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन सामाजिक जरूरत है, ठीक है, वो व्यक्ति के लिए क्या तो अधिकार छीन रही, पर सामाजिक जरूरत है, इसलिए वो एक हद तक सही नहीं है और उसको जितनी कम हो सके वो उतना कम होना चाहिए। अब ये बताओ, हमारे देश में कौन से तरीके की सजा ज्यादा होती है, अरेस्ट कौन सी ज्यादा होगी, प्रिवेंटिव या प्यूनिटिव? प्यूनिटिव। प्यूनिटिव ज्यादा होगी। ज्यादातर लोग जिनको अरेस्ट किया जाता है वो प्यूनिटिव होते हैं, मतलब उनको सजा प्राप्त होती है, इसलिए वो जेल में होते हैं। सही है? गलत है। हमारे देश में ज्यादातर जेल जो लोग जेल के अंदर मौजूद हैं वो कौन से लोग हैं? अंडर ट्रायल लोग जेल के अंदर हैं। जब हमें अरेस्ट किया जाता है, जब एफआईआर किसी के अगेंस्ट हुई और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो अरेस्ट कौन सी अरेस्ट है इन दोनों में से? सर प्रिवेंटिव है। वो केवल प्रिवेंटिव अरेस्ट है। क्यों किया जाती है वो अरेस्ट? जब किसी व्यक्ति को के खिलाफ एफआईआर होती है तो उससे अरेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि पुलिस ऐसा कह रही है। शक होता है उससे। किस चीज का शक होता है? वो नियर फ्यूचर में कुछ करे ना, इसलिए। नहीं, मान लीजिए आपके सर जो उस टाइम पे वहां पे किया रहेगा उसकी की क्यों अरेस्ट किया जाता है किसी भी व्यक्ति को? कभी आपने ध्यान से सोचा किसी व्यक्ति को क्यों अरेस्ट करते हैं? कभी भी सोचिए, जिसको भी अरेस्ट किया गया हो आपके आसपास, दूर दराज, फिल्म में, कहीं भी अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करा क्यों जाता है? सर शक क्यों किया जाता होगा कि हाँ इसने हो सकता है ये क्राइम किया होगा, उसने कहीं से सुना होगा कि इसने क्राइम शक के किया आधार है, पे आप किसी को वो गिरफ्तार कोई नहीं करते। क्राइम करने वाला हो जैसे, तब नहीं, भी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर इसने शायद वो मर्डर किया हो, अभी शक है, पुलिस तो आरोप लगा रही है उस पर कि इस आदमी ने चोरी करी है, इस आदमी को चोरी के आरोप में हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। यस सर। ऐसा ही होता है, बट वो तो आरोप है, आरोप में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आरोप पे इस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि इसमें संलिप्त हो, लेकिन अभी प्रूफ नहीं है, तो उस पे ट्रायल के माध्यम से ना, किया जा सकता है। नहीं, नहीं। तो हो किसी सकता आदमी है पे वो शक है टेररिस्ट कि वो एक्टिविटीज में हाँ, शामिल हो। किसमें शामिल हो तो ठीक है, वो तो शक है, वो साबित करो ना कोर्ट में, जब साबित हो जाएगा तो उसे ले जाएंगे, उसको फिर प्यूनिटिव डिटेंशन में डाल देना, जितनी सजा बनेगी दे देंगे उसको। भाई केवल शक है, हम पुलिस किसी का अभी भी नाम लगा। जो प्रिवेंटिव और तब डिटेंशन के तक लिए सर वो सर अपना काम कर देगा। क्या कर देगा? मोस्टली तो
अरेस्ट किया जा रहा है वो इसलिए, जैसे महाराष्ट्र के केस आए हैं, प्रोफेसर जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोशल मूवमेंट चला रहे हैं नहीं और नहीं, लोगों उनको नहीं, अभी वहां पर नहीं जाते, वो फिर हमारा पूरा डिस्कशन, हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, हम क्राइम की बात कर रहे हैं, प्योर सिंपल क्राइम, चोरी ऐसी चीज की हम कर रहे हैं। क्यों गिरफ्तार किया जाता वो है, तो कभी आपने सोचा? बहुत वो इसलिए कोई ऐसा जुर्म ना कर दे, क्या ना कर दे, कोई भी ऐसी गतिविधियां को इन्वॉल्वमेंट ना कर दे ताकि उससे वो गलत काम हो जाए। क्या कौन सी गतिविधि ना कर दे, वो तो कर चुका है प्रोसीजर भाई। पुलिस क्या कहती है, पुलिस एक आदमी के पास आती है, कहती है इसने चोरी की है, वो ये थोड़ी कहती है कि ये चोरी कर सकता है इसलिए हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते कि इसको सर चोरी, वो जो पर्सन है उसको सर उसके ऑफेंस के लिए, मतलब जो होने वाला ऑफेंस है वो करे ना, उसके लिए पनिश नहीं करे हम, इसलिए वो गिरफ्तार करके रखते होंगे। अब ये ये सर कहीं ऐसा तुमने सुना है कि कुछ केसेस अलग तरीके के केसेस होते हैं जहां वो परिस्थिति होती है, खासतौर में राजनीतिक केस ऐसे होते हैं। अन्यथा मान लो कोई एक आदमी है, उसके ऊपर चोरी का आरोप है, किसी ने उसके ऊपर एफआईआर कर दी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई वो फला फला व्यक्ति वहां पर चोरी करके इतने पैसे ले गया है, पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। कभी आपने सोचा इस आदमी को क्यों गिरफ्तार किया गया? सर ऐसा इलेक्शन के टाइम इलेक्शन वो अलग तरीके की डिटेंशन। मैं सिंपल चोरी, नॉर्मल क्रिमिनल आईपीसी सीआरपीसी के केसेस की बात कर रहा हूँ। सर इसलिए किए जाते हैं कि सर वो अगर चोरी किया है तो वो फिर से दोबारा ना करे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, कहाँ किस एफआईआर में ऐसा लिखा होता है कि आदमी दोबारा चोरी कर लेगा इसलिए कर लो? ऐसे तो किसी चोर को छोड़ोगे ही नहीं आप। भाई कोई भी चोर है, चोर तो चोरी करेगा ही, तो उसे तो हमेशा जेल में ही रखो, उसको बाहर कैसे जाने दोगे? क्योंकि जैसे ही बाहर जाएगा तो उसका तो काम है, आप कह रहे हो कि चोर है तो चोर तो कर ही सकता है, फिर तो आप किसी को निकलने नहीं दोगे बाहर। अगर इस बंदे का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उस आधार पे हम कर सकते हैं। जितने लोग हैं, जितने लोग जेल में पुलिस में बंद हैं, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड वैसा नहीं होता कि उनके, अगर एक बार किसी को सजा लग गई तो फिर तो जेल में दिखाई देगा। ज्यादातर लोग हमारे देश में जो हैं वो लोग हैं जिनके ऊपर अपराध के का वो है, आरोप है कि इन्होंने ये अपराध किया है। कोई भी उसकी गवाही दे सबके सामने। अब जितने, जैसे हम कह रहे हैं 200, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि आधे लोग हमारे उसमें क्रिमिनल हैं, सिंगापुर की उसने कहा। क्या वो क्रिमिनल हैं? 274 लोग, आधे से ज्यादा लोग, क्या वो वाकई क्रिमिनल हैं? इन नेताओं के बारे में बोलना था उन्होंने। हाँ, मैं नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ, क्या वो वाकई क्रिमिनल हैं? क्रिमिनल मतलब लीगल, उसमें क्रिमिनल हैं? क्या उन पर आरोप सिद्ध हुआ है? आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए तो वो वहां पर हैं। भाई अगर आरोप सिद्ध हो जाता तो जेल में होते, वहां नहीं होते। और आरोप सिद्ध Yes, होने sir. के बाद जो कानून शायद 3 साल का या 7 साल का, कि 3 साल से ज्यादा की अगर जेल हुई तो आप इलेक्शन में नहीं लड़ पाओगे, ऐसा कुछ है प्रावधान, अभी रिसेंट कुछ टाइम में ही चेंज हुआ था। तो अगर सजा लग गई है तो आप वो भी नहीं लड़ पाओगे इलेक्शन। तो ये सारे लोग वो हैं जिनके ऊपर आरोप है, सीरियस, अति सीरियस आरोप है, बहुत सारे आरोप हैं। मैंने कसाब का एक बार उदाहरण दिया था आप लोगों को सभी को, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि अपराध चाहे कितने लोगों ने देखा हो, जब तक वो साबित कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होता तब तक वो अपराध नहीं है, चाहे आपके पास कितने भी एविडेंस हो, कितने भी विटनेस हो। और हमारे देश में वो सबसे बड़ा फेलियर भी है कि हमारी कानून का सिस्टम इतना खराब है कि वो कभी साबित ही नहीं होने देगा। तो ऐसे में जितने चोर हैं तो इनके ऊपर, किसी के ऊपर केस, ऐसा बहुत ही कम चोर होंगे जिनके ऊपर कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया हो, कम ही चोर मिलेंगे। तो हम आखिर लोगों को पकड़ क्यों लेते हैं, कैसे अरेस्ट करते हैं? इन लोगों को जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनको जो गंभीर अपराधों में अरेस्ट होते हैं, उन सबको अपराध मुक्त किया जाता है कि ये लोग जो सबूत हैं, आपने ध्यान से कभी सुना नहीं इस बात को, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उनको जो अरेस्ट किया जाता है ना,
अरेस्ट जब पुलिस कहती है कि इस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि इसने चोरी की है, इसने मर्डर किया है, इसने रेप किया है, तो जब भी वो ये आरोप लगाते हैं तो वही कहते हैं कि इस आदमी को जेल के अंदर ले जाना जरूरी है। नंबर 1 जांच के लिए, नंबर 2 अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे, ये बाहर घूमते रहेगा, तो जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, ये उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे हम अपना केस साबित नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमा फेसी एविडेंस देते हैं जज के सामने कि भाई हम इस पर मर्डर का आरोप लगाते हैं, उसके हमारे पास ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये उस समय वहां मौजूद था, इसके खिलाफ 2 लोगों ने गवाही दी है, इसके हाथ में खून लगा हुआ था, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। बाकी जब पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब हम आपके पास चार्जशीट के साथ आएंगे। अभी हम प्राइमा फेसी केस लगा रहे हैं, अभी हम इसकी और जांच करना चाहते हैं, अभी हमें जांच करने के लिए समय दिया जाए, इसको बोला जाए कि ये जांच में हमें सहयोग करे और इसको जेल में डाला जाए ताकि जो है ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसीलिए अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि 2 तरीके का रिमांड मिलता है, रिमांड पहले लेते हैं, क्या पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड। तो वो कहते हैं कि हमें जी इसकी जांच करनी है, इसकी स्टेटमेंट लेनी है, इससे पूछताछ करनी है, उस पूछताछ के लिए हमें समय दिया जाए, और फिर जुडिशियल रिमांड। तो किसी के ऊपर जब गंभीर आरोप लगते हैं तो उसके ऊपर उन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का एक भय रहता है। भाई कोई भी मर्डर का एविडेंस है, उसी को तो पता है कि वो जो छुरा था, जिसने किसी को खून मारा, उसने वो छुरा फेंका कहाँ, तो छुरे को गायब कर देगा। उसने जो कपड़ा उसका जो खून से सन गया था वो कहाँ रखा हुआ है उसे पता है, उसको हटा देगा। जो उस समय साक्ष्य मौजूद थे, विटनेस थे, उनको जाके धमकाएगा कि अगर तुमने बोला तो तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। जो विक्टिम है उसको धमका सकता है, उसको कुछ परेशान कर सकता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए कि ऐसी चीजें ना हो, हम उसको जो है जेल में डालते हैं कि भाई इसको अरेस्ट कर लो। और वो अरेस्ट बेसिकली एक तरीके की प्रिवेंटिव अरेस्ट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि ये जो अरेस्ट है, दिस इज नॉट एन प्यूनिटिव अरेस्ट, इसलिए इसमें बेल अधिकार है। ठीक है, जमानत दिए जाना उसका अधिकार है। ठीक है, उसे जमानत मिलनी चाहिए कि भाई वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने खड़ा हो, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो या जज हो, वहां पर अपनी बात कहे और अपने बात करके कहे ठीक है मैं किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं पुलिस जैसा कहेगी वो सहयोग करूंगा, जब बुलाएगी चला जाऊंगा, किसी और तरीके की कोई चीज नहीं करूंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे अलावा ये वाला जो व्यक्ति जो मेरा बॉन्ड भर रहा है इसको भी पकड़ लेगा। पकड़ना नहीं तो उसको, उस बॉन्ड वाले को, उस बॉन्ड को आप, जो बेल बॉन्ड होता है उसको आप एग्जीक्यूट कर देना, फाइनेंशियल लॉस किसी को कर देना। तो कोई व्यक्ति मेरे लिए, मेरे खिलाफ साथ खड़ा होता है कि हाँ हम ये इंश्योर करेंगे कि ये व्यक्ति गड़बड़ ना करे, तब हम उसे बेल दे देते हैं, बॉन्ड पर बेल दे देते हैं। तो ये जो प्रावधान है, जो अरेस्ट होती है हमारे देश में, अधिकांश अरेस्ट प्रिवेंटिव अरेस्ट है, वो प्यूनिटिव अरेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रिवेंटिव अरेस्ट दूसरे तरीके की भी हो सकती है। अभी हमने एक तरीके की अरेस्ट की बात की थी, निरोधात्मक अरेस्ट। तो एक तरीके की तो मैंने कही जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने का शक हो सकता है कि ये आदमी अपने को बचाने के लिए किसी और तरीके की बदमाशी कर सकता है। एक और तरीके की प्योरली निरोधात्मक कानून भी हो सकता है। वो कानून कैसा हो सकता है? ये कानून जनरली पॉलिटिकल किस्म के कानून होते हैं, काफी बार पॉलिटिकल होते हैं, नॉट ऑलवेज। कि वो कैसे कानून होते हैं? वो निरोधात्मक कानून ऐसे होते हैं कि भाई कोई एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हमें शक है कि वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, पुलिस कह रही है कि इसके ऊपर हमें शक है, अभी आरोप नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं है, पर हमें शक है कि ये कुछ कर सकता है, तो उसे अरेस्ट कर लो।
ऐसी अरेस्ट निरोधात्मक, उसके लिए विशेष कानून रहते हैं। जैसे जैसे हम बात करें रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सर इसमें शक के बिना पे वो लोग अरेस्ट कर लेते थे। हाँ, शक के बिना अरेस्ट कर सकते थे और 2 या 3 साल तक अरेस्ट सर बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। हाँ, बिना दलील, बिना वकील, ये सब जो मैं बहुत बढ़िया बोला। तो इस तरीके से आप उसको अरेस्ट कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है, उठा के जेल में डाल दिया। तो ऐसे में रॉलेट एक्ट का गांधी जी या बाकी लोग क्यों इतना विरोध किए? क्या कारण था उसका विरोध करने का? सर क्योंकि इसमें जो नहीं कुछ करते थे वो भी अरेस्ट हो जाते थे। हाँ, नहीं, इसमें जनरली स्टेट किसको अरेस्ट करेगा? रॉलेट एक्ट में किसको अरेस्ट करेगा? चोर को, रेपिस्ट को, मर्डरर को? सर जो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा उसको। जो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर इस रॉलेट एक्ट का अगेंस्ट इनके खिलाफ नहीं होगा। भाई आप कैसे किसी को कह सकते हो ये चोरी करेगा? किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दोगे ऐसे तो, ठीक है, कोई भी चोरी कर सकता और उसके लिए कोई कारण नहीं है। मर्डर क्या भाई, ये आदमी मर्डर कर सकता, हमने से अरेस्ट कर लिया, इन सब में यूज नहीं होता। ऐसे एक्ट यूज होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, कि आप उनको ऐसा शक है कि ये हमारे जो सरकार है, जो राज्य है, उसके खिलाफ जा सकते हैं ये लोग। तो उनके लिए उसके लिए ये रॉलेट एक्ट आया, कि ऐसे लोग जो स्टेट का, राज्य का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ हमें कानून लाना चाहिए। तो ये जो कानून है, ये कानून लाया गया। आजादी के बाद भी हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रिवेंटिव कानून मौजूद हैं। आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रिवेंटिव कानून हैं, जिनमें से आज के समय में पोटा कानून है, टाडा कानून पहले था, नासा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये सब मीसा है, और एक है यूएपीए। यूएपीए है। ये सभी कानून वो कानून है जिनके अंदर में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, कि किसी भी व्यक्ति को हम केवल शक के आधार पर, केवल हमें शक है, अभी वो एक्ट हुआ भी नहीं है, प्योरली अभी शक है, उसके आधार पर भी हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये हमारा डिटेंशन की कहानी है। और हमारा जो आर्टिकल 22 है वो इसी संदर्भ में हमें कुछ अधिकार देता है। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी कुछ अधिकार देता है, कि जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो बताता है कि 3 महीने से ज्यादा हिरासत को एक बार में नहीं बढ़ाया जाएगा, सलाहकार बोर्ड के द्वारा ही इसको परमिट किया जाएगा, जो निरोध का आधार है वो बताया जाना जरूरी होगा, मतलब क्या ग्राउंड्स पर हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये सब उसको बताया जाना अनिवार्य होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 22 है, जो हमें विशेष परिस्थितियों में किस किस परिस्थिति में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार किए जाने के समय पर आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे, उनको प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं कि जैसे ये जो आर्टिकल 22 का अधिकार है, ये एलियन एनिमी को उपलब्ध नहीं है। जो कुछ अधिकार हैं जो एलियन एनिमीज को, मतलब जो विदेशी लोग हैं, इसमें से 2 अधिकार हैं जो सबको, जैसे कौन से अधिकार सिटीजन को उपलब्ध है और कौन से अधिकार विदेशियों को उपलब्ध है। क्या सभी फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को भी उपलब्ध रहेंगे? नो सर। नो सर। क्या कोई भी फंडामेंटल राइट विदेशियों को उपलब्ध नहीं रहेगा? नो सर। आर्टिकल 19, 22, 29 एंड 30। नहीं, मेरे ख्याल से आर्टिकल 19 उसको नहीं मिलता है।
आर्टिकल 19 सर 14, 15, 19, 29, 30 ये सब सभी सिटीजन के लिए। सिटीजन मैं पूछ रहा हूँ क्या विदेशी नागरिक को भी कोई फंडामेंटल राइट है? सर। कौन सा? यस सर है। कौन सा? आर्टिकल 14 मिला हुआ हमको, आर्टिकल 15 नहीं है, आर्टिकल 16 नहीं है, आर्टिकल 29 और 13 उनको नहीं है, एक आर्टिकल 19 है। नहीं, कौन कौन से? मतलब हमारे देश में एक विदेशी नागरिक को, कोई विदेश का सिटीजन है, हमारे देश में आ गया है, आ रहा है, तो उसको कौन कौन से अधिकार उपलब्ध रहेंगे? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 को छोड़ के बाकी सारे उनको मिले हुए हैं। उन सबको सारे मिले हुए हैं। मुख्यतः जो आर्टिकल हर एक व्यक्ति को उपलब्ध है वो आर्टिकल 20 और 21 है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में करें तो आर्टिकल 20 और 21 ये वो आर्टिकल हैं जो सबको मिले हुए हैं। इवन किसी क्रिमिनल को भी ये उपलब्ध है, हर एक व्यक्ति को ये आर्टिकल 20। बाकी सब आर्टिकल सीमित हैं, आर्टिकल्स बाकी सारे सीमित हैं कि भाई विदेशी को नहीं मिलेगा, हर तरीके के जो प्रोटेक्शन की बात है वो सबको बराबर नहीं मौजूद है। परंतु आर्टिकल 21 जो कि जैसे जीवन का अधिकार है, जीवन का लेने का अधिकार हमने कसाब को भी दिया है। ठीक है, जबकि वो एक विदेशी नागरिक है। ठीक है, यहाँ हम उसको कोई फंडामेंटल राइट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद जीवन का अधिकार, ठीक है, और जीवन लेने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अधिकार, कि जीवन लेने का अधिकार केवल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद ही होगा, ये अधिकार आर्टिकल 21 में उसको दिया गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ सवाल? क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है शक के आधार पर और उसे एक लंबे ट्रायल, मतलब इतना 10-12 साल लंबे ट्रायल के बाद ये पाया जाता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है और उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसका जो इतना बड़ा जीवन का हिस्सा बर्बाद हो गया, तो उसका कंपनसेशन कौन देगा और क्या उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, एक सामाजिक सवाल ज्यादा है कि हमें अपने समाज से सवाल पूछना चाहिए। बहुत ही जरूरी, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है कि क्या हमारे पास न्यायोचित प्रक्रिया के अलावा, मतलब जैसे, क्योंकि ये एक सच्चाई है हमारे देश में, लगभग आधे या 60% से ज्यादा जो जेल में लोग मौजूद हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, और ये भी वो अंडर ट्रायल्स हैं जिनके पास जमानत कराने के पैसे नहीं है, कोई वकील नहीं है, जो अभी इन्होंने बोला था, ना कोई वकील ना कोई दलील, बस किसी ने उनको किसी भी आरोप ने, पुलिस ने या किसी कारण से अपनी वजह से जो है बंद कर दिया, और वो फिर तब से वो जेल में ही बने चले आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्या इन लोगों को, किसी भी का, उसमें पैसे का कोई रोल नहीं है, अमीर गरीब कोई भी तबका हो, परंतु वो हमारे जो सोशल हियरार्कीज के अनुरूप देखने को मिलता है। जैसे वंचित तबके के लोग ज्यादा करके, मतलब ये अध्ययन आया भी था कि ज्यादा करके वंचित तबके के लोग जेलों में मौजूद हैं। तो ये सब कुछ बुनियादी अध्ययन है, और एक सामाजिक प्रश्न भी है जो हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या ये उचित है कि हम इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया करें कि लोग इतने समय तक जेलों में बिना किसी कारण से बंद रहें। बहुत बार जैसे 10 या 12 साल की जो सजा है वो बहुत ही सीमित केसों में होती है, बहुत गंभीर अपराधों में ही 7 साल से ज्यादा की सजा लगती है, नहीं तो 7 साल की सजा भी बड़ी सजा मानी जाती है। परंतु क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि लोग 10-10, 15-15 साल बिना किसी गलती के भी काट देते हैं, जब उन पर कोई अपराध होता भी नहीं है या कोई अपराध साबित भी नहीं हो सकता, तब भी वो काट देते हैं। तो ये हमारा एक सामाजिक प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। जो मुझे भी ये बात कहनी है कि हमारे देश में बहुत सारे फ्लॉज हैं, उन फ्लॉ में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है और जिसकी तरफ हम लोग बात भी नहीं करते हैं, वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं का हल अगर इसको लागू किया जाए तो हो सकता है, पर सवाल वही होगा कि फिर इसको लागू कौन करेगा।
मैं इस बात का बहुत ही सर प्रबल, कंपनसेशन है शायद, किस तरीके का तो कंपनसेशन? कंपनसेशन शायद दिया जाता है। वो ऐसा कुछ मॉनेटरी किस तरीके का कंपनसेशन देंगे आप एक बार बताओ। किसी आदमी के 10 साल आपने जेल में डाल दिए, 10 साल बाद आपने कह दिया कि भाई आपको जो है मुक्त किया जाता है, आपके ऊपर आरोप कुछ नहीं है, गलत आरोप है, आपको छोड़ा जा रहा है, तो 10 साल बाद आप 10 साल किसी के लेने के बाद उसको क्या कंपनसेशन दोगे? मेरे ख्याल से पहले तो ऐसा कोई कंपनसेशन है नहीं मेरी जानकारी में, कहीं कोई छोटा मोटा कुछ छोटा, और उसको क्या कंपनसेशन दे सकते हो किसी के 10 साल क्या, लगभग उसकी पूरी जिंदगी आपने उसकी खत्म कर दी। एक आदमी जेल एक बार चला जाता है तो वो जो मतलब सही आदमी होगा, जो उस टाइप का ना हो, तो उसका तो जीवन खराब हो जाता है, उसकी सोशल रेपुटेशन खराब हो गई। मैं एक हमारे जानने वाले मेरे दोस्त के भाई थे, उनके बारे में जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनकी पूरा जीवन लगभग खत्म हो गया। उनके ऊपर एक सीबीआई का केस लगा जब उनकी नई नई नौकरी लगी एक जगह पर सरकारी डिपार्टमेंट में, शिपिंग डिपार्टमेंट में, और कुछ 3-4-5 महीने में ही उनके ऑफिस में जो उनके सीनियर लोग होंगे वो कुछ घपला कर रहे थे, तो 3-4 महीने में ही कुछ केस हुआ सीबीआई का, वो जेल चले गए। उनको भी उस केस में उन्होंने पार्टी बना दिया क्योंकि उस फाइल पर उनके साइन थे, उसमें कुछ गबन हुआ उस केस में, और उसके बाद फिर उनको आरोपी बना लिया गया और वो केस बहुत लंबा चलता रहा, 14-15 साल तक चलता। अभी भी शायद वो केस खत्म नहीं, वो खत्म हो गया शायद, हाँ, बाद में उनको 14 साल बाद वो एक्सोनरेट हो गए। इस बीच में मतलब 22-23 साल से मतलब 40 तक हो गई, फिर कोई और चीज नहीं है, उनका कोई अपना व्यक्तिगत जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, शादी भी शायद नहीं हुई थी, बाद में हो गई। परंतु मतलब पूरी जो लाइफ है, लाइफ का प्राइम ईयर, चाहे इतना बड़ा सीरियस आरोप है आप सीबीआई के उसमें, तो वैसे भी समाज आपको नकार देता है, एक किनारे कर देता है। तो ये कुछ गंभीर प्रश्न है हमारे उसमें कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना गलती के, उसकी उनकी कोई गलती नहीं थी, बस उनके सीनियर ने उनको बोला कि भाई ठीक है ये फाइल पुटअप करो, उन्होंने जैसे बताया गया वैसे फाइल पुटअप कर दी। अब इसमें उनका कोई गबन में कोई भागीदारी किसी तरीके की नहीं थी, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से नजदीक से भी जानता था, किसी भी तरीके की कोई भागीदारी नहीं थी। परंतु उनकी वो जॉब भी गई, उनको जेल का भी सामना करना पड़ा, जो घर बार में पैसा था वो भी चला गया। और ये एक एक्सेप्शन केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं छोटे बड़े। तो क्या ये सही प्रक्रिया है कि हम अगर मान लेते हैं अगर उन्होंने जिनको गबन किया भी होगा, जिन लोगों ने गबन किया भी होगा, तो उनको कितनी सजा मिलेगी? 3 साल की, 2 साल की? क्योंकि गंभीर अपराध जैसे मर्डर टाइप के जो अपराध होते हैं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें 7 साल की सजा है, रेप में 7 साल की सजा है। ये मामूली अपराध है, मतलब बड़े अपराधों में नहीं गिना जाता, फिर भी इनको फाइनेंशियल फ्रॉड है तो इसे इसमें 1-2 साल 3 साल की सजा, और आपने उसका पूरा जीवन खराब कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या ये हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया ये सही है? और इस न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त करने, क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होता कि भाई हम 6 महीने में, 3 महीने में लोगों के केस का निपटारा हो जाए, लोगों को लोग अपनी आगे के जीवन को शुरू करें। ठीक है, किसी के ऊपर कुछ आरोप लग भी गया किसी कारण से, अगर वो सही है तो जेल जाए, जेल में रहे, उसकी सजा भुगते, और अगर वो सही मतलब उसने अपराध नहीं किया तो वो क्यों उसकी सजा जीवन भर भुगते? क्यों पुलिस की वजह से? क्यों पुलिस हमारे देश में इतनी पावरफुल है? क्यों एग्जीक्यूटिव, क्यों हम लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि इससे जो शक्ति है, किसी का जीवन खराब करना हो 2 मिनट में खराब कर सकते हो। थोड़ा सा पेन चलाना है, अच्छा ठीक है इसका भी नाम लिख लो, आप बस उसके एफआईआर में एक नाम और ऐड करते हो, आपके लिए 2 शब्द पेन प्रवीण कुमार और लिख लो भाई, इस एफआईआर में 2 शब्द और डाल दो। वो डालते के साथ ही उस व्यक्ति का जीवन, अगर वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इस प्रोसेस में शायद हम क्रिमिनल बना भी देते होंगे लोगों को, बार बार जब इस प्रक्रिया में जाएंगे तो बन जाएंगे। तो ऐसे में ये जो पूरा सिस्टम है इसे रीचेक होने की जरूरत है, और ये सामाजिक आवश्यकता है हमारे, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनका बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत नहीं है
क्योंकि इसका दोनों तरफ से ये दो धारी तलवार है। एक तरफ ये ऐसे लोगों को जो वंचित हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनको सालों साल जेल में रख रही है, उनको तमाम परेशानी कर रही है। दूसरी तरफ जिनके पास अच्छे वकील हैं, जिनके पास अच्छी दलील है, और जो भी इन्होंने कहा था, तो अगर आपके पास वकील दलील अच्छा है तो आप कुछ भी अपराध करो, आप छूट जाओगे। जो आज के समय में दूसरी तरफ भी दिखाई देता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरीके का अपराध करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, मारपीट, रेप, मर्डर, सब कुछ करने के लिए अच्छे लोग करने को तैयार हैं। क्यों करने को तैयार हैं? क्योंकि उनको पता है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और इतनी बेकार है कि इसका कुछ नहीं होगा, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास बहुत से वकील हैं, वो हमारा केस लड़ते रहेंगे। लोग इसलिए फाइनेंशियल फ्रॉड कर करके बाहर भाग जा रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जा रहे हैं। गांव मतलब हमारे आसपास तमाम तरीके के अपराध हो रहे हैं और हम उनको रोक नहीं पा रहे। तो इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, अगर आप लोगों का यहाँ तक कोई सवाल है तो दोबारा से पूछो। अभी कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे पास क्या है, तो हमने आज बात की आर्टिकल 20 की, 21 की, 22 की। आर्टिकल 20 हमें प्रदान करता है कि कुछ तरीके के जो चीजें हैं, जैसे कि कोई भी कानून पुरानी डेट से नहीं बनाया जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो कानून नहीं बनाया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, उसे दोहरी क्षति, डबल ज्योपार्डी नहीं की जा सकती, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 है जो ये कहता है कि हमारे पास जीवन का, पर लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21 के अंदर ही 21A है जो हमें एजुकेशन का राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 years to 14 years ऑफ एज देता है। आर्टिकल 22 है जो हमें प्रदान करता है कि यदि किसी कारण किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे अरेस्ट करने पर के समय पर उसको उसके ग्राउंड्स बताना, उसके कारण बताया जाना अनिवार्य होगा। उसको लीगल कंसल्टेशन की अनुमति रहेगी। उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटों के भीतर ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इसके अंदर में ऐसे भी अपराध हैं जैसे जो निरोधात्मक कानून है, निरोधात्मक कानून है, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव लॉ, जैसे रॉलेट एक्ट था, वो एक प्रिवेंटिव लॉ था। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हमसे 100 साल के पहले के लोग कहीं ज्यादा जागृत थे, ठीक है, कहीं ज्यादा सामाजिक चेतना वाले लोग थे कि उन्होंने, आज रोलेट एक्ट जैसे कई कानून हो सकते हैं हमारे देश में, परंतु हम उनके बारे में समझ भी नहीं रखते, कंसर्न भी रखते हैं। परंतु 1919 में हमसे ज्यादा चेतना वाले लोग थे जो ऐसे कानूनों का विरोध खुलकर कर रहे थे, और उसके कारण बेचारों को, बहुतों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो अंग्रेज सत्ता का विरोध करने के लिए उनके अंदर इतना सामर्थ्य था जो आज हमारे भीतर नहीं है। तो ये 3 आर्टिकल्स आज हमने पढ़े, और पहले कल हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था। अगर किसी का इनके समक्ष अभी तक जितने आर्टिकल हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं उनके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है। सर क्यों ना हमें स्टेट इलेक्शन में सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चुनना चाहिए? बिल्कुल चुनना चाहिए, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है। यस, हमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इट्स अ आउटडेटेड सिस्टम, वी शुड बैन इट। बिकॉज इससे हो क्या रहा है, अगर जैसे इलेक्शन जो हो रहे हैं अभी, हमारे जो इलेक्शंस हैं, हम इलेक्शन में जीती हुई पार्टी को देखते हैं 35%, 40% वोट से जो भी पार्टी जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाती है, पर बाकी सारा जो वो है, सोसाइटी है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो चीटेड फील करती है कि भाई मेरी तो कोई बात, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मैं इस पक्ष के साथ नहीं खड़ा होना चाहता हूँ। परंतु उसके होते हुए भी, जबकि वो 60% आबादी का हिस्सा हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। ये एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, इसमें कहीं तब्दीली की गुंजाइश है, की जानी चाहिए। सर हेलो,
जी। जैसे कि अभी न्यूज में आया है कि एक ऑन ड्यूटी जो डीएम थे, उन्होंने ईवीएम के लिए जो ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल दिया तो उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी ड्यूटी कर चुका है? वो तो हमेशा से है, अंदर एंट्री कर चुका है। ये हमारी नासमझी अगर हम ऐसा मानते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं प्रभावित किया, कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करता है, पूरी हद तक प्रभावित करता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूटिव हेड तो वही है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव का हेड मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर कहीं ना कहीं उसको चलाता है, बाकी एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करती है, उसको फॉलो करना होता है। और उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक जो थी, क्या बोले कि ऑटोनॉमी थी, वो धीरे धीरे क्या काफी हद तक कम होती जा रही है, कम हो गई है। तो ये तो अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है ना सर। फिर अगर मान लीजिए, फिर इसमें आम पीपल क्या करेंगे? उनका क्या भागीदारी, क्या योगदान हो सकता है? वही बात आएगी मैम, फिर तो मैं वही आर्ग्यू करता रहूंगा कि भाई देखो, संविधान किसका है? लोगों का है, ठीक है। लोकतंत्र किसका है? लोगों का है। और ये संविधान बना कैसे? ये भी किसी सरकार ने नहीं बनाया था, ठीक है, ये भी लोगों ने बनाया था। अगर ऐसा हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? भाई ये हमारी जिम्मेदारी है ना, ये हमारी चेतना पर निर्भर ज्यादा करता है, ये दूसरे की चेतना पर। भाई अंग्रेज जब थे तब सब लोग ये नहीं कह रहे थे ना कि भाई हम अंग्रेजों से ही अपेक्षा करते रहें। आपको अपने तरीके सोचने पड़ेंगे, आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। आप हमेशा दुखी होकर रोते गाते नहीं रह सकते ना, आपको कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। चाहे गांधी जी ने कहा कि भाई नहीं, हम सारे कपड़े का वो लगाएंगे, विदेशी कपड़े का वो करेंगे, ये करेंगे, और जो कुछ किया। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा होता है, हुआ है। हम कोई अपवाद नहीं है कि कोई नई चीज की बात कर रहे हैं। पर ये जरूर बात है, इसके लिए एक सामूहिक चेतना की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज, प्राइमरी चीज है, वो है सामूहिक चेतना। जब वो सामूहिक चेतना नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी या जो भी हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है क्यों चल पाया? क्योंकि एक सामूहिक चेतना थी। आज क्या चीज की मिसिंग है? वो सामूहिक चेतना गायब है, और उस सामूहिक चेतना के लिए लोग ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब वो तुम भी वही बात करो कि हम अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज ऐसा क्यों नहीं करते, अंग्रेज वैसा क्यों नहीं करते। अरे भाई, अंग्रेज ऐसा करेंगे क्यों? अगर हम सब उस समय लोग यही सोचते रहते तो क्या, मतलब सोच के देखो, थिंक ओवर इट, कल कर बताना फिर। चलिए, ओके, आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।